राहुल गांधी अभी विदेश के दौरे पर हैं। 19 तारीख को उनका जन्मदिन है। उसके बाद वो हिंदुस्तान लौटेंगे और पटना जाएंगे, जहां विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक है। नीतीश कुमार इस मामले में कामयाब कहे जा सकते हैं कि कम से कम अलग विचारधारा और अलग व्यवहार के तमाम विपक्षी नेताओं को वो एक साथ करने में कामयाब हो रहे हैं। इस बैठक में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सब लोग होंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। ये बात अलग है कि तमाम विपक्षी नेता एक साथ बैठेंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ अगले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता में अभी कई अड़चनें हैं। ये जो एक फार्मूला बन रहा है कि बीजेपी के खिलाफ हर लोकसभा सीट पर विपक्ष की तरफ से एक ही उम्मीदवार हो, ये अभी बहुत दूर की कौड़ी लगती है। अब बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए कोई स्पेस छोड़ दिए, ऐसा लगता नहीं है। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है, जहां अखिलेश यादव आखिर किस हद तक सीटों के गठबंधन पर समझौता करेंगे, इस बात की गुंजाइश कम लग रही है। हालांकि अखिलेश कह रहे हैं कि विपक्षी एकता जरूरी है, पर वो ये भी कह चुके हैं कि उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी तो एक जैसी है। तेलंगाना चले जाइए, वहां के चंद्रशेखर राव यानी बीआरएस पार्टी है जो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, वहां भी गठबंधन होने की गुंजाइश लगभग ना के बराबर है। लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और इसीलिए राहुल गांधी बहुत सोच समझकर एक प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। अगले लोकसभा चुनाव जो अब कुछ ही महीने दूर हैं, उसके लिए राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस एक प्लान बी पर भी काम कर रही है। और ये प्लान बी को अगर हम प्लान एम कह दें तो शायद आपको बात समझ में आ जाएगी। हम आज की कहानी पर आएँ या फिर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है, क्या उसकी रणनीति है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा आपको पीछे ले जाएंगे तो आपको कहानी थोड़ी समझ में आ जाएगी और आप संकेतों में ही बहुत कुछ समझ जाएंगे। राहुल गांधी के पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी चाहते थे कि बीएसपी से उनका समझौता हो जाए। ये बात उन दिनों की है, साल 1989 यानी 1989 की मैं बात कर रहा हूँ। लोकसभा का चुनाव था। जयंत मल्होत्रा राजीव गांधी और कांशीराम दोनों के करीबी हुआ करते थे। वो बीच में आए और उनकी वजह से कांशीराम और राजीव गांधी में बातचीत होने लगी। राजीव गांधी चाहते थे कि किसी तरीके से बीएसपी से समझौता हो जाए तो 3-4 राज्यों में उनको फ़ायदा हो सकता है। पंजाब और यूपी ख़ास तौर से था। उस वक्त कांशीराम और उनकी पार्टी उभरने लगी थी। कांशीराम और राजीव गांधी कई दिनों तक और लंबी लंबी बैठकें करते रहे, लेकिन बात बनी नहीं। कांग्रेस और बीएसपी के बीच समझौता नहीं हो पाया। उन दिनों बोफोर्स का मामला बहुत गर्म था। वीपी सिंह एक नए आइकॉन बनकर उभरे थे और 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। हारने के बाद जब राजीव गांधी और कांशीराम, जो कि बीएसपी के संस्थापक थे, उन दोनों की मुलाकात हुई तो राजीव गांधी ने मुस्कुराते हुए कांशीराम जी से कहा कि आपकी वजह से हम 70-75 सीटें हार गए, आपको भी 3 सीटें मिली, काश हम दोनों साथ होते तो शायद ये नहीं होता। राजीव गांधी चाहते थे कि बीएसपी के साथ हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद 1996 में यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीएसपी के बीच प्री पोल अलायंस हुआ, यानी चुनाव से पहले ही गठबंधन हुआ। उससे पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ी थी 1993 में, आपको याद होगा। और तब कांशीराम के समर्थन से मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। 1995 में गेस्ट हाउस कांड हो गया था। उसके बाद बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए थे। 1996 में कांग्रेस और बीएसपी में गठबंधन हुआ। अब कांग्रेस की हालत उस समय उतनी मजबूत नहीं थी, कमज़ोर थी। समझौता कैसे हो, चूँकि जो फार्मूला बनाया गया था उसके हिसाब से कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिल रही थी। फार्मूला ये था कि जो पार्टी
पहले और दूसरे नंबर पर रहेगी उसके खाते में वो सीट चली जाएगी। उस हिसाब से बीएसपी को तो बहुत अधिक सीटें मिल रही थी, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस के खाते में बहुत कम सीटें जा रही थी। उस वक्त यूपी में 425 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड एक हुआ करता था। अब तो यूपी में 403 विधानसभा की सीटें ही हैं। दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन की लेकर अड़चन हो गई, तो सुझाव दिया गया कांशीराम की तरफ से। उन्होंने अपना दिल बहुत बड़ा किया। उन्होंने कहा जिस विधानसभा सीट पर 4000 से अधिक वोट कांग्रेस को मिले हैं वो सारी सीटें कांग्रेस को दे दी जाए। और इस तरीके से बीएसपी 296 विधानसभा सीटों पर लड़ी और कांग्रेस 126 विधानसभा सीटों पर। बीएसपी के 67 विधायक चुने गए और कांग्रेस के 33। हालांकि ये दोनों पार्टियां मिलकर सरकार तो नहीं बना पाई। अब आप इससे समझ रहे होंगे कि मैं इस बात की तरफ इशारा करने जा रहा हूं कि कांग्रेस और बीएसपी की तरफ कोई खिचड़ी पक रही है क्या। कांग्रेस में नेताओं का एक बड़ा तबका और राहुल गांधी को भी ये लगता है कि समाजवादी पार्टी के बजाय अगर बीएसपी से समझौता कर लें तो शायद उनके लिए बेहतर होगा। इसमें एक क्षेत्रीय पार्टी भी है जो पश्चिमी यूपी में जिसका अच्छा खासा प्रभाव है। कांग्रेस की रणनीति ये है कि अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात नहीं बनी तो हम एक दूसरे प्लान बी पर काम करते रहें, और अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात खत्म हो जाती है, टूट जाती है, तो खटाक से हम दूसरे प्लान पर काम कर लें। हालांकि ये फैसला मायावती को करना है कि वो इस प्लान में कांग्रेस के साथ होंगी या नहीं होंगी। ऊपर से देखने में तो ये लगता है कि कांग्रेस और बीएसपी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। कोई भी बात होती है तो मायावती बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को कोसना नहीं भूलती है। लेकिन राजनीति में ना आपको एक बात बता दूं, इतने सालों के तजुर्बे के आधार पर, कि जो दिखता है वैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। याद करिए ना, पिछले लोकसभा चुनाव में ही कैसे हो रहा था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की बात हमने पहले ब्रेक की थी ये खबर, तो लोगों ने इसे झुठला दिया। खुद समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं ने भी झुठला दिया। किसने सोचा था कि गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी कभी साथ हो सकते हैं, पर हुआ ना। तो फिर अगर कांग्रेस ऐसा सोच रही है तो दूर की कौड़ी नहीं हो सकती। राजनीति में कुछ भी संभव है, यही तो राजनीति की माया है, और मायावती की माया भी अपरंपार है। ये एक विचार चल रहा है कांग्रेस के पास कि अगर हम बीएसपी के साथ समझौता कर लेते हैं, बीएसपी के नेताओं में भी कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो शायद जो एक मायावती और बीएसपी पर एक टैग लग रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब देखिए, इस टैग के लग जाने से क्या हो रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, मुस्लिम समाज ने मायावती को छोड़ दिया। मायावती ने थोक के भाव में मुसलमानों को विधानसभा के टिकट दिए, लेकिन वोट नहीं मिला। सबने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और ये बात सच भी है कि पिछले कई सालों से या दशकों से कह लें, मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी है। लेकिन रणनीति के तौर पर देखें तो मुसलमान समाज उधर वोट करता है जिस पार्टी में उसको ये इस बात की संभावना नज़र आती है कि वो बीजेपी को हरा सके। अगर कांग्रेस और बीएसपी और उस क्षेत्रीय पार्टी का गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस का जो एक मूल वोट बैंक हुआ करता था, खासतौर से मैं यूपी का जिक्र कर रहा हूँ, तो वो दलित, मुस्लिम और सवर्ण कहे जाते थे। तो ये एक वोट बैंक बन सकता है। मायावती को और बीएसपी को भी ये पता है कि धीरे धीरे पार्टी की स्थिति नाजुक होती जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जितना वोट शेयर मिला वो 2017 के वोट शेयर के करीब आधा हो गया था। यानी दिनों दिन बीएसपी की ताकत कम से कमतर होती जा रही है। और अगर यही हालात रहें तो फिर बीएसपी को राजनीति के तौर पर, चुनावी गणित के तौर पर कोई सीरियसली नहीं लेगा। इसीलिए बीएसपी के कई नेता भी चाहते हैं कि दोनों मिलकर चुनाव लड़े, गठबंधन हो जाए। अगर ऐसा होता है तो 2024 के चुनाव में कई सीटों पर मुस्लिम समाज की पहली पसंद ये गठबंधन हो सकता है। साथ ही जो करीब 20% के आसपास, 21% के आसपास जो एससी बिरादरी के वोटर हैं, जो दलित कहे जाते हैं, उनमें जो आधे जाटव हैं, मायावती भी जिन्हें बहन जी कहते हैं बीएसपी के समर्थक, उनका वोट शेयर भी, मतलब उनकी जाति का वोट शेयर भी करीब 10 से 11% है। तो एक परफेक्ट कॉम्बो होता है। परफेक्ट कॉम्बो की हम अगर बात करें
कि ये दोनों मिल जाते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक साथ हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहा जाता रहा कि उसे हर जाति और हर धर्म का वोट मिल जाता है। अब 2009 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा, जब मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह मिल गए थे तो किस तरीके से लोकसभा की 22 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी 80 में से। किसी ने सोचा नहीं था, कांग्रेस के नेताओं ने भी सपने में ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो एक विचार ये चल रहा है, ये प्लान बी चल रहा है कि बीएसपी और कांग्रेस साथ आएं। बात सिर्फ यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर समझौते का ही नहीं है। समझौता यहां तक होने की बात कही जा रही है कि राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में भी होने हैं और छत्तीसगढ़ में भी होने हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से तो खुद कांशीराम जी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार बीएसपी ने वहां अजीत जोगी की पार्टी से गठबंधन किया था, बहुत फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में बीएसपी का ठीक ठाक प्रभाव है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में, लेकिन जहां राजस्थान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां बदल बदल कर सरकार आती है, 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीएसपी को 6 सीटें मिली थी। अगर कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन हो जाता है और उस क्षेत्रीय पार्टी का भी, यूपी का, जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप संकेतों में ऐसे समझ जाएंगे कि पश्चिमी यूपी में उस पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है और उसी के बिरादरी का राजस्थान में भी अच्छा खासा प्रभाव है, तो ये तीनों मिलके वहाँ एक मजबूत ताकत बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 1 सीट मिली थी। ये जो यूपी का बुंदेलखंड से लगा हुआ मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ बीएसपी की अच्छी खासी समर्थकों की संख्या है, कार्यकर्ताओं की, वोटरों की। कांग्रेस के साथ वहाँ गठबंधन हो जाने से वहाँ भी फायदा होगा। और बीएसपी के जो नेता हैं वो भी चाहते हैं कि अगर वो यूपी में कांग्रेस के लिए अच्छी संख्या में सीट छोड़ते हैं तो उन्हें पंजाब में लोकसभा की 1 सीट मिल जाए, उन्हें मध्य प्रदेश में कुछ मिल जाए, उन्हें राजस्थान में कुछ मिल जाए, महाराष्ट्र में मिल जाए। हालांकि महाराष्ट्र में तो वैसे ही महाविकास अघाड़ी है, लेकिन समझौता इस तरीके का हो कि लंबा चले। और अगर ये हो जाता है प्लान बी, तो एक बात समझिए कि ये जो एक कहावत कही जाती है, बहुत पुरानी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी के राजधानी लखनऊ से होकर जाता है। तो जहां यूपी में कांग्रेस की ज़मीन बिल्कुल खिसक गई है, वहां हालत बहुत ख़राब है। पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली और 4 ही ऐसी सीट थी जहां पार्टी नंबर 1 पर रही या नंबर 2 पर रही। तो जहां लोकसभा की 80 सीटें दांव पर हैं, वहां कांग्रेस का जनाधार नहीं है। और अगर वहां इन दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस को एक नई ताकत मिल जाएगी। इसीलिए राहुल गांधी और उनकी टीम इस प्लान बी पर भी काम कर रही है। राजनीति में तो बहुत कुछ बदलता रहता है, चलता रहता है। देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।